हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चौहान इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इंग्लिश ग्रामर सिखाने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बच्चों, आज का वीडियो जो होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर का होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि वो सभी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंग्लिश ग्रामर के बड़े चैप्टर्स को समझने के लिए। बच्चों, अगर इंग्लिश में बिल्कुल कोई जीरो है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वो सीखना चाहता है, जीरो से एकदम सीखना चाहता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को ईजिली समझाने में और समझने में। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल जीरो से देखेंगे और आपको जीरो से बनाएंगे चौहान सर हीरो इंग्लिश ग्रामर का। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक है बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे सेंटेंस का फ्रेमिंग होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे। और यही अगर सेंटेंस के फ्रेमिंग को, स्ट्रक्चर को आप सीख जाते हैं बच्चों, तो आप लैंग्वेज सीख जाते हैं, यानी इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स को आप इजीली समझना शुरू कर देंगे। यहाँ पे बच्चों लिखा गया है लेटर्स। सबसे पहले तो हम लोग इसी लेटर्स को समझेंगे। व्हाट इज अ लेटर इन इंग्लिश? लेटर यानी वो पत्र नहीं बच्चों, लेटर यानी कि वर्ण होगा, जिसे हम लोग हिंदी में वर्ण कहते हैं, और लेटर्स के हम लोग सेट को कहते हैं वर्णमाला, यानी अल्फाबेट कहते हैं। और लेटर के बाद हम लोग देखेंगे वर्ड्स और इसके काइंड्स देखेंगे। क्या आपको पता है कि इंग्लिश में वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ बच्चों, पता तो है, लेकिन कंफर्म नहीं है। आप कंफ्यूजन में है कि सर वर्ड्स का कितना प्रकार होता है, ये तो भाई बड़ा कंफ्यूजन वाला है। अरे भाई, वही वर्ड्स का प्रकार यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कॉल्ड द टाइप्स ऑफ वर्ड्स। यही बच्चों 8 प्रकार का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यही तो है शब्दों का प्रकार, शब्दों का भेद। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यानी इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत बेसिक चीजें मिलने वाला है। बेसिक टू एडवांस हम लोग देखने वाले हैं, जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ से लेटर, सबसे पहले तो आपको समझना होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लेटर इन इंग्लिश। तो देखिए लिखा गया है बच्चों, The smallest unit of any language is called a letter. The smallest unit of any language. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? The smallest unit यानी सबसे छोटा इकाई। किसी भाषा का सबसे छोटा जो इकाई होता है वो लेटर होता है, वर्ण होता है। इंग्लिश में अगर है तो लेटर होगा, हिंदी में है तो वर्ण होगा। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता क्या है, चलिए समझाते हैं आपको। अगर हम किसी भी भाषा को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहें तो भाई तोड़ना तो पॉसिबल है, लेकिन एक समय आता है कि हम लोग अब जो है उस भाषा को छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर हम किसी भी भाषा को जितना छोटे टुकड़े में तोड़ दें, और जो सबसे छोटा टुकड़ा जो निकल करके आता है वही सबसे छोटा टुकड़ा को कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटी इकाई। जैसे मान लीजिए कि आप लिखे एप्पल, APPLE। अगर इसको हम लोग तोड़ना चाहें तो A अलग होगा, P अलग होगा, L अलग होगा, E अलग होगा, तो ये ALPE ये सब बच्चों लेटर है इंग्लिश का। और हिंदी में भी ऐसा होता है, हिंदी में भी होता है बच्चों स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, वही तो लेटर यानी कि वर्ण। तो इंग्लिश में बच्चों लेटर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, और इसकी टोटल संख्या जो है वो 26 होता है। देयर आर 26 letters in English and the letter is of 2 types, capital letters and small letters. Capital letters को ही हम लोग कहते हैं block letters, block letters, block letters इसी को कहते हैं, किसे? capital letters को कहते हैं block letters। किसी भी फॉर्म वगैरह को फिलअप करते हैं ना तो वहाँ लिखा होता है in block letters यानी capital letters में, और दूसरा स्मॉल लेटर है। एक बात और आप सभी याद रखेंगे, अ सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। और एक जो सेट होता है 26 लेटर्स का उसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, और अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। वर्णमाला कहने का मतलब है वर्णों का माला, वर्णों का माला। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक माला बना देते हैं बच्चों, और इसमें हम 26 वर्ण को यहाँ पे हम रख देते हैं। कितना वर्ण बोलिए? 26 वर्ण को हम रख देते हैं। तो ये 26 वर्ण, मान लेते हैं कि ये 26 लेटर्स है।
26 लेटर्स। तो यहाँ पे जो 26 लेटर्स जो यहाँ पे बन करके आया, ये पूरा जो सेट है, इसी सेट को हम लोग कहते हैं, 26 लेटर्स के हम लोग सेट को कहते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। यानी वर्णों की माला को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। 26 वर्णों का एक जो सेट होता है उसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। 26 वर्णों का जो माला होता है उसको वर्णमाला कहते हैं हम लोग। तो चलिए, लेटर किसे बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर लेटर तो किसी भाषा का सबसे छोटी इकाई होता है। इंग्लिश में लेटर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। इंग्लिश में लेटर की संख्या कितना है टोटल? आप कहेंगे 26 है सर, ए से लेकर के जेड तक, यही तो 26 लेटर्स होते हैं। कहाँ से लेकर? ए से लेकर के और जेड तक जो होते हैं 26 लेटर्स, इसी को हम लोग कहेंगे कि लेटर जो होता है वो 26 होता है, ए से लेकर के कहाँ तक? जेड तक। और अल्फाबेट किसे कहते हैं? तो 26 वर्णों का जो एक सेट होता है उसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, यानी 26 वर्णों की जो माला होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, इंग्लिश में लेटर जो होता है ये 2 टाइप का होता तो है, लेकिन लिखने में बोलने में दोनों सेम होता है। देयर प्रोनाउंसिएशंस आर सिमिलर बट देयर राइटिंग स्टाइल आर डिफरेंट। लिखने का जो बच्चों स्टाइल होता है इन लोगों का अलग होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे लेटर से कैसे हम लोग शब्द को बनाते हैं। लेटर से ही तो शब्द बनता है, लेकिन हाँ, जैसे तैसे लिख देने से शब्द बनने वाला नहीं है। लेटर को सजाने से, लेटर को जब तक हम लोग अच्छे से अरेंज नहीं करेंगे तब तक वर्ड नहीं बनेगा। जैसे चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे लिखा गया ENP। यहाँ पे देखिए तो 26 लेटर जो होते हैं उसमें से हम एक ले ली है E, दूसरा है N और तीसरा है P। क्या कुछ समझ में आ रहा है इससे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बच्चों सजा हुआ नहीं है। अगर इसी को हम लोग थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दे, डेकोरेट कर दे, जैसे कि पहले हम P लिख दे, उसके बाद E लिख दे, उसके बाद N लिख दे, तो अब देखिए आप PEN, इससे एक वर्ड बना। फट से आपके माइंड में आया सर पेन यानी कि कलम। बच्चों ये जो बना ये एक वर्ड है। यानी लेटर को इस प्रकार से अरेंज करना ताकि उसका कोई मतलब निकले। लेटर को ही अरेंज करने से क्या निकल जाता है बच्चों? तो वर्ड बनता है। लेटर को अरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। लेटर को अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? वर्ड बनेगा। वही चीज हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, मीनिंगफुल का मतलब होगा बच्चों जिसका कोई अर्थ निकले। केवल ग्रुप रहने से, समूह रहने से, अभी एग्जांपल दिए ना पेन वाला, केवल समूह में हम लोग रख देंगे तो उससे वर्ड नहीं बनता है। वैसा समूह जो कि मीनिंगफुल हो, जिसका कोई अर्थ निकले। तो यहाँ पे वर्ड का अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे, डेफिनेशन पूछे कि वर्ड क्या होता है, तो आप कहेंगे अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, वर्णों का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, वो वर्ड कहलाता है। और इंग्लिश में बच्चों वर्ड जो होता है वो कितने टाइप्स का? 8 टाइप्स का। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यही जो 8 प्रकार का जो वर्ड होता है इसे हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जरा देखिए लिखा गया है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दीज आर दी 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश में किसी भी वर्ड्स को आप सेलेक्ट करें वो यही 8 में से कोई ना कोई एक होगा, क्योंकि वर्ड्स 8 प्रकार का ही होता है बच्चों। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आई होप यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। क्या क्या सीखे आप अभी तक? आपने देखा लेटर जो होता है, लेटर ये क्या होता है? आपने देखा लेटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है, अल्फाबेट किसे कहते हैं। उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से शब्दों, लेटर को केवल ऐसे ही रख देने से शब्द नहीं बनता है। आप लेटर को जब तक कि इस प्रकार नहीं डेकोरेट करेंगे, इस प्रकार नहीं अरेंज करेंगे कि उसका कोई मतलब निकले, तब तक वो वर्ड नहीं होगा। यानी वर्ड क्या होता है? तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। और वर्ड कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे
सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस बनता कैसे है। तो लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से ही सेंटेंस बनता है। लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बनता है। जिस प्रकार से लेटर को सजा देने से वर्ड बन जाता है, उसी प्रकार से वर्ड को सजा देने से सेंटेंस बनता है। वर्ड को जैसे तैसे लिख देने से सेंटेंस बनने वाला नहीं है, जब तक कि आप उस वर्ड को अच्छे से सजाएंगे नहीं। जैसे कि सपोज पेन वाला एग्जाम्पल दिए थे वो वर्ड को समझाने के लिए, और अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वाक्य को समझाने के लिए। यहां पर जरा ध्यान देंगे। अगर हम कहते हैं दिस माई बुक इज माई बुक दिस, सपोज हम ऐसे लिख दिए हैं, यहां तो वर्ड ही तो लिखा गया है, ये एक वर्ड है इज, यहाँ पे माई भी एक वर्ड है, बुक भी एक वर्ड है और दिस भी एक वर्ड है। लेकिन इज माई बुक दिस, इससे क्या कोई अर्थ निकल रहा है? आप कहेंगे कि सर इससे कहाँ कोई वर्ड, इससे कहाँ कोई अर्थ निकल रहा है, इज माई बुक दिस नहीं। लेकिन अब चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, और इस प्रकार से अरेंज करेंगे ताकि इसका कोई अच्छा मतलब निकले। अरेंज करने का बच्चों जो तरीका है, किस प्रकार से अरेंज करेंगे, यही सब चीज़ें तो हम लोग सीखते हैं ग्रामर के नियमों में, ग्रामर के रूल्स में। यहाँ पे हम लोग अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं दिस, उसके बाद हम लिख देते हैं इज, उसके बाद हम लिख देते हैं माई, और उसके बाद हम लिख देते हैं बुक। अब बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, यहाँ जो लिखा गया है दिस इज माई बुक, अब आपको एक अच्छा सा अर्थ समझ में आया कि यह मेरा किताब है। यहाँ पे कोई अर्थ समझ में नहीं आया था, इट मीन्स दिस इज नॉट अ सेंटेंस। लेकिन ये जो आपका यहाँ पे इसी को अच्छे से अरेंज कर दिया गया, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे अब इसका मीनिंग क्लियर है, अब इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो इस प्रकार सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट मीनिंगफुल। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है बच्चों, शब्दों का तो समूह ये भी है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगलेस है। और यहाँ पे क्या है? मीनिंगफुल है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है। इसलिए सेंटेंस के देखिए डेफिनेशन को, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी शब्दों के एक अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहा जाता है। आप हिंदी में भी, हिंदी का भी अगर आपसे कोई हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में अगर आपसे कोई पूछे कि वाक्य किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि शब्दों का अर्थपूर्ण, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण, शब्दों का अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहा जाता है। अब आइए देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं वो? तो नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, इसे हम लोग डिक्लारेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड नंबर 5 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सभी सेंटेंस का अलग 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 यूजेज है बच्चों, और चाहे कितना भी इंग्लिश में सेंटेंस हो, यही 5 में से कोई एक होगा। या तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा, या इंटेरोगेटिव होगा, या इंपरेटिव होगा, या ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। इन सभी सेंटेंसेस को पहचानना अवश्य आप सभी लोगों को आना चाहिए कि कब कौन सा सेंटेंस असर्टिव होता है, कौन सा इंटेरोगेटिव होगा, कौन सा इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी होगा। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बताते हैं एक छोटा सा ट्रिक। ये ट्रिक आप यूज करके किसी भी सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है। फर्स्ट नंबर असर्टिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस इज यूज्ड टू गिव आंसर। ये सेंटेंस का ए से असर्टिव, ए से आंसर आप याद रखेंगे। ये सेंटेंस का यूज हम लोग आंसर देने के लिए यानी जवाब देने के लिए इसका यूज करते हैं, और इस सेंटेंस के अंत में लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ये फुल स्टॉप, ये सेंटेंस यानी इंग्लिश में यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है तो आप कहेंगे ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस, इसका यूज हम लोग करते हैं आंसर के लिए। किस चीज के लिए बच्चों? बोलिए। आंसर के लिए। जैसे बोलते हैं ना, यस
आई एम अ डॉक्टर, यस ही इज अ लॉयर, आई एम रेडी, यू आर नॉट रेडी, ही इज अ लायर, लायर, ही इज नॉट अ लायर, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हम लोग कहते हैं, यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, जिसके लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। और इसका यूज हम लोग क्यों करेंगे, आंसर देने के लिए। एंड द सेकेंड वन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस का यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए हम लोग इस सेंटेंस का यूज करते हैं। ये तो बना ही है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इसका यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन पूछने के लिए यह भी सेंटेंस दो प्रकार का होता है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। फिलहाल आप याद रखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, एंड दिस सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, एंड द असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, एंड दिस असर्टिव सेंटेंस इज यूज्ड टू गिव आंसर। आगे है बच्चों नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस ये तो बड़ा यूज होने वाला सेंटेंस है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये सेंटेंस। कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस is used to give order, advise and request। इसी ऑर्डर को कमांड भी कहते हैं हम लोग। कमांड तो इंपरेटिव सेंटेंस का यूज हम लोग करते कब कब है, ऑर्डर के लिए, एडवाइस के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे आप, तो इसका पहचान आसान है। ये सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि स्टार्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और लास्ट में इसका फुल स्टॉप होगा। लेकिन स्टार्ट किससे होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे कहते हैं ना, कम हेयर, गो देयर। जैसे कहते हैं हेल्प मी, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। रिस्पेक्ट है, कम है, गो है। तो वैसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, और अंत में फुल स्टॉप हो। और इसका यूज हम लोग करते हैं ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए। दिस सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक बात और, अगर ये सेंटेंस निगेटिव होता है तो ये सेंटेंस स्टार्ट होता है V1 से नहीं, यह स्टार्ट होता है डोंट से। डोंट, जैसे डोंट मेक अ नॉइस, डोंट टेल अ लाई। जैसे डोंट ड्राइव फास्ट, डोंट यूज योर फोन। डोंट से हम लोग जिस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, V1 से जिस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, उसी सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो अभी तक आपने देखा 3 सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड देन इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है असर्टिव सेंटेंस, ये इंट्स होता है फुल स्टॉप से, इसका यूज आंसर के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये क्वेश्चन मार्क होता है इसके लास्ट में, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस इसका यूज किया जाता है ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए, और यह स्टार्ट होता है V1 से, या निगेटिव होगा मना करने के लिए तो डोंट से, और इसके भी लास्ट में फुल स्टॉप होता है। याद रहे फुल स्टॉप यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये स्टार्ट V1 से नहीं होगा, यह स्टार्ट होता है असर्टिव सेंटेंस तो स्टार्ट होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से। लेकिन ये नाउन प्रोनाउन से नहीं, ये स्टार्ट होगा डोंट से या फिर V1 से स्टार्ट होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस अब हम लोग किसे कहते हैं बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग उस सेंटेंस को कहते हैं जो स्टार्ट होता है में से और अंत में रहेगा एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क में से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं दुआ या बद्दुआ के लिए, यानी विश, ब्लेस, प्रे, कर्स, किसी को आशीर्वाद देना होगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, मे यू बिकम रिच। बच्चों आशीर्वाद देने के लिए इसका यूज, कामना के लिए, दुआ या बद्दुआ देने के लिए, श्राप देने के लिए, भगवान करे वो बर्बाद हो जाए, मे ही बी रिउंड, मे ही बी रिउंड, भगवान करे वह बर्बाद हो जाए, भगवान करे वह असफल हो जाए, मे ही बी अनसक्सेसफुल। तो बच्चों ये सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि स्टार्ट होता है में से और अंत होता है एक्सक्लामेटरी,
एक्सक्लामेशन मार्क से, जो कि हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी इसका यूज करते हैं। एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं इसको हम लोग। देखने में ये उल्टा आई के जैसा होता है, स्टार्ट होगा में से और एक्सक्लामेशन मार्क से अंत होगा तो समझ जाएंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब रहा ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हम लोग यूज करते हैं जॉय, सॉरो, सरप्राइज को दिखाने के लिए। जॉय, सॉरो, सरप्राइज, लेकिन सेंटेंस में लिखा नहीं होगा जॉय, सॉरो, सरप्राइज। सेंटेंस स्टार्ट होता है किस तरह से, तो इसका सेंटेंस बच्चों स्टार्ट होगा या तो व्हाट से, या तो हाउ से, या फिर एक्सक्लामेटरी वर्ड से, यानी इंटरजेक्शन से। अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है वो आप देखेंगे यहाँ पे। ये सेंटेंस बच्चों आप फिलहाल याद रखेंगे, व्हाट से स्टार्ट होगा, हाउ से स्टार्ट होगा, या फिर एक्सक्लामेटरी वर्ड जैसे कि अल्लास है, हुर्रे है, ब्रेवो है, ओ माय गॉड है, ये सभी से स्टार्ट होता है। और इसके भी वाक्य में आपको दिखेगा एक्सक्लामेशन मार्क। अब यहाँ दोनों में कंफ्यूजन होता है कि सर एक्सक्लामेशन मार्क तो एक्सक्लामेटरी में भी है और ऑप्टेटिव में भी है, पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑप्टेटिव है और कौन सा एक्सक्लामेटरी है। तो अगर में से स्टार्ट होगा एक्सक्लामेशन मार्क वाला तो दोनों है, अगर में से स्टार्ट हुआ तो ऑप्टेटिव, और में से स्टार्ट नहीं हुआ तो एक्सक्लामेटरी बोल देंगे उसको हम लोग। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम अगर कह देते हैं मे यू लिव लॉन्ग, और दूसरा सेंटेंस देते हैं हम व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अब आप यहाँ पे खुद बताइए, दोनों सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क दिया हुआ है। चलिए दो सेंटेंस है, दोनों में एक्सक्लामेशन मार्क है, तो ऑप्टेटिव में भी होता है और एक्सक्लामेटरी में भी होता है। लेकिन यदि में से स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है। और में से स्टार्ट नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सो इजी। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने देखा लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम पूरा वीडियो को देखेंगे तब जाकर के आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर का समझ में आएगा और आगे का टॉपिक बिल्कुल आपको आसान लगेगा। फिर आपको किसी भी टॉपिक को समझने में एकदम आसानी होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है किसी भी टॉपिक को आसानी से समझने में। कहीं पे कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आएगा आपको, अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं तो। और ख़ास करके अगर आप इस वर्ब को ठीक से समझ जाएं तो। वैसे स्टूडेंट्स या फिर वैसे कोई भी पर्सन जो इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं, या इंग्लिश स्पोकन के लिए हो या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए हो, अगर आप यहाँ से अब जो बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट को, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीका से सीख जाते हैं तो आगे आप हर चैप्टर को एकदम बिल्कुल इजीली समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन हेडिंग तो जरा देखें, यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मतलब होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मतलब होगा वाक्य की बनावट, वाक्य की बनावट। कहने का अर्थ यह हुआ कि हम इंग्लिश के वाक्यों को जब बनाते हैं तो उस वाक्यों को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होता है और वो सभी चीज़ों का यूज़ हम करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंसेस को बनाएंगे तो जनरली सब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट का यूज़ क्या होता है, कैसे सब्जेक्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब आगे हम बताएंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले तो वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद बच्चों ये मेन जो पार्ट होता है सेंटेंस का, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
इसी का हम लोग यूज़ करके किसी भी इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाते हैं। जनरली ये हम लोग यूज़ करते हैं लगभग, यानी कि 100 सेंटेंस में से 90% सेंटेंस में ऐसे हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। अब आपको सीखना होगा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको थोड़ा कम भी अगर नॉलेज हो इसके बारे में तो काम चल सकता है, लेकिन वर्ब के बारे में तो नॉलेज थोड़ा अगर कम है तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए मेन जो चीज़ होता है वो वर्ब होता है और इसी को आपको अच्छे से समझना होगा। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों की बनावट में, सेंटेंसेस है यानी कि वाक्य हो जाएगा। वाक्यों की बनावट में सबसे पहले सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वन हु परफॉर्म्स एनी एक्शन और अबाउट हुम एनीथिंग इज डिस्कस्ड, यानी जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में चर्चा किया जाता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में चर्चा करेंगे या जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट होगा। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, भाई पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वो वाक्य में सब्जेक्ट है। आप सुन रहे हैं तो सुनने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। देखने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो जो काम को करने वाला होता है उसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, और इसी को तो हिंदी में कहते हैं कर्ता। जो किसी काम को करता है वही तो करता है, यानी सब्जेक्ट है। या फिर जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, मान लेते हैं कि अभी हम किसी टॉपिक को एक हम ले लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने लगते हैं, तो वही जो टॉपिक होगा ये अब यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे हम लोग एजुकेशन के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने लगे, तो एजुकेशन क्या होगा? ये सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। तो वैसा कोई जो सब्जेक्ट, वैसा कोई जो किसी काम को करे, यानी वन हु परफॉर्म्स एनी एक्शन। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान देंगे आप, सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है यहाँ पे वन हु परफॉर्म्स या डज एनी एक्शन और अबाउट हुम एनीथिंग इज डिस्कस्ड। जो किसी काम को करता है, जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में चर्चा किया जाता है, जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में चर्चा किया जाता है उसी को बालक क्या कहा जाएगा? सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। सिंपल भाषा में कह दीजिए आप, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में चर्चा हो सब्जेक्ट होता है। काम करने वाला या चर्चा वाला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और आप एडिशनल अगर नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा जानकारी के लिए ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट जो होता है ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। याद रहेगा, नाउन और प्रोनाउन। अब अगर किसी विद्यार्थी को, बच्चे को नाउन प्रोनाउन का ही नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले तो वो सीखने की आवश्यकता है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। वैसे नाउन यानी कि कोई नाम होता है और प्रोनाउन यानी कि नाम के बदले में यूज होने वाला जो वर्ड होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी प्रोनाउंस हैं। तो सब्जेक्ट जो होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन, नंबर 1। नंबर 2, सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यानी किसी वाक्य में अगर सब्जेक्ट दिया है तो एक तो बात नंबर 1 में या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दूसरा, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और तीसरा नंबर में लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, यानी सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। ये 3 पॉइंट आप सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने माइंड में सेट कर ले। सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। ये तो बात समझ में आया कि सब्जेक्ट नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, यानी सजीव और निर्जीव। लेकिन एक नोट वाली बात है, जरा इस पे फोकस करेंगे सभी लोग। नोट वाली बात क्या है? तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाना होगा डियर, सब्जेक्ट का पता लगाना होगा, तो आप उसी सेंटेंस, उसी वाक्य में हु यानी कौन, देखिए यहां लिखा है हु यानी कौन से प्रश्न करेंगे। कौन से प्रश्न करने पे जो आपको आंसर मिलेगा, कौन से प्रश्न करने पे जो आंसर मिलेगा, दैट आंसर विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस।
तो वही जो आंसर होगा उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देते हैं। हम क्या कहे हैं कि प्रश्न करना है हु से, हु यानी कि कौन से प्रश्न करना है, कौन से क्या करना है, प्रश्न करना है, प्रश्न करना है कौन से। और जो इसका उत्तर आएगा, जो भी उत्तर होगा बच्चों, आंसर जो होगा, आंसर, यही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता होगा। अब प्रश्न करने का तरीका क्या है, कैसे प्रश्न करेंगे सर, ये भी बता दीजिए। तो ध्यान देंगे, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कहते हैं राम ने रावण को मारा। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हम, राम ने रावण को मारा। अब प्रश्न आपको कैसे करना है, प्रश्न करने का तरीका क्या है, तो आप प्रश्न करेंगे राम ने रावण को मारा। तो कौन रावण को मारा, कौन रावण को मारा। तो भाई ये तो प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा जी, जरा बताएंगे आप। तो आपको आंसर मिलेगा राम ने, राम ने। तो यही तो राम ने जो मिला, ये वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। यहां हम हिंदी में जो बताए हैं आपको, यही सेम चीज इंग्लिश में भी है। वो कैसे, तो अगर हम इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, राम किल्ड रावणा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, हु किल्ड रावणा, हु किल्ड रावणा। तो यहां पे आंसर होगा राम, एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और यही तो है सब्जेक्ट, और ये एक नाउन है, यह सिंगुलर है, और यह लिविंग है। तो भाई अगर सब्जेक्ट का पता लगाना होगा तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको इसी तरह से कौन से प्रश्न करना होगा। जैसे कि उसके पिताजी उसे पीट रहे हैं, तो कौन उसे पीट रहे हैं, तो आप कहेंगे उसके पिताजी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कौन आपको पढ़ा रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। आप मोबाइल देख रहे हैं, कौन मोबाइल देख रहा है, आप, तो आप सब्जेक्ट हो गए। तो प्रश्न करेंगे कौन से, आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा तो सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, कभी कभी आंसर नहीं मिलता है बच्चों, कभी कभी आंसर नहीं मिलता है। तो जब आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कह देंगे कि उस वाक्य में, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। अरे भाई आंसर मिलेगा तो सब्जेक्ट है, आंसर नहीं मिलेगा तो सब्जेक्ट नहीं है। जैसे एक और हम एग्जाम्पल देते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे कहा जाएगा कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको, जरा ध्यान से सुनेंगे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कौन उसको गिरफ्तार किया, क्या इस वाक्य में दिया है, अलग से मत बोलिएगा पुलिस गिरफ्तार किया। इस सेंटेंस में जरा ध्यान दीजिए कि उसको गिरफ्तार किया गया। तो कौन उसको गिरफ्तार किया, क्या इस वाक्य में मेंशन है, आप कहेंगे नहीं सर, उसको तो गिरफ्तार किया गया है, करने वाला कौन है वो दिया नहीं है। अरे भाई उसको जो है ये तो गिरफ्तार हुआ है, किया कोई और है, तो करने वाला नहीं दिया। इसका मतलब है कि उसको गिरफ्तार किया गया, यह जो सेंटेंस है इसमें काम करने वाला नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं है। और ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा सेंटेंसेस हम लोग खास करके पैसिव में बनाते हैं। पैसिव में यानी उसको गिरफ्तार किया गया, ये सेंटेंस अब पैसिव से बनता है। आगे हम लोग देखेंगे एक्टिव और पैसिव, वहां पे और बेहतरीन तरीका से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सब्जेक्ट में आपने क्या क्या देखा, नंबर 1, सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन उसका है, सब्जेक्ट जो होता है वन हु परफॉर्म्स एनी एक्शन और अबाउट हुम एनीथिंग इज डिस्कस्ड, जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में चर्चा होता है। और सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। सेकेंड, सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नंबर 3, सब्जेक्ट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। एंड नोट द आंसर ऑफ हु विल बी द सब्जेक्ट, यानी द आंसर ऑफ हु इज द सब्जेक्ट, यानी हु से प्रश्न करने पे जो आंसर मिलता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो बहुत खुशी की बात है, सब्जेक्ट तो क्लियर है। अब हम लोग आने वाले हैं ऑब्जेक्ट और फिर फाइनली देखेंगे वर्ब को। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देखेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट को।
क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तो आता है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट देख लेंगे। वर्ब भाई स्पेशल है तो उसके लिए हम लोग स्पेशल समय, उसके लिए स्पेशल हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग देख लेंगे वर्ब को। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, अगर आप सब्जेक्ट सीख गए हैं तो ऑब्जेक्ट सीखने में आपको ज्यादा टेंशन नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वन हु इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जरा इसका हिंदी किया जाए, वन हु इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी वो जो सब्जेक्ट के काम से प्रभावित होता है, जो सब्जेक्ट के काम से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट के काम से प्रभावित होने वाला, सब्जेक्ट के काम से प्रभावित होने वाला, यानी सब्जेक्ट तो काम कर रहा है लेकिन इसके काम से किस पर प्रभाव पड़ रहा है, जिस पे प्रभाव पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और बात यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, वही सब्जेक्ट वाला है। जैसे सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है वैसे ही ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग होता है वैसे ऑब्जेक्ट भी लिविंग और नॉन लिविंग होता है। यानी जो 3 पॉइंट आप सब्जेक्ट के लिए देखे थे वही 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा, लेकिन अंतर यह है बालक कि सब्जेक्ट काम करता है और ऑब्जेक्ट पर काम का प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्ट काम करता है और ऑब्जेक्ट पर काम का प्रभाव पड़ता है। अभी क्लियर करते हैं, पहले इस नोट को आप जरा ध्यान से देखें। द आंसर ऑफ हुम इज द सब्जेक्ट, यानी हुम का जो आंसर होगा, जो उत्तर होगा किसका, हुम का। वहां पर हु था, यहाँ पे हुम है। सब्जेक्ट में हु था यानी कि कौन, और ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में तो हु था और ऑब्जेक्ट में बच्चों हु नहीं हुम है। हुम का मतलब क्या होता है, हु का मतलब तो क्लियर है कौन होता है, हु का मतलब होता है किसे। हु का मतलब, हुम का मतलब होता है किसे। एक और बात यहां पे जरा सीखिएगा, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, किसका पता लगाने के लिए बोलिए, अरे बोलिए, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम लोग क्वेश्चन 2 प्रकार से करते हैं, 2 प्रकार से। नंबर 1, एक प्रश्न करेंगे हुम से और दूसरा प्रश्न करते हैं व्हाट से। हिंदी में किसे से और क्या से, यानी सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए केवल कौन से, और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किसे और क्या से। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक का आंसर किसे से मिलेगा और दूसरे का आंसर क्या से मिलेगा। एग्जाम्पल देते हैं, वह बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अब प्रश्न करना है, क्या प्रश्न करना है, वह किसे पढ़ाते हैं। अगर हम यहां प्रश्न करें, वह प्रश्न करते हैं बच्चों, क्वेश्चन करते हैं हम, वह किसे पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, तो आंसर मिलेगा, बोलिए किसे का आंसर क्या मिलेगा, बच्चों को। भाई यही तो बच्चों को जो यहाँ पे है इंग्लिश में चिल्ड्रेन, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे आंसर मिला है किसे से, किसे से। क्या से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ वह क्या पढ़ाते हैं मिलेगा आंसर, वह क्या पढ़ाते हैं आंसर नहीं मिला। तो कभी आपको आंसर मिलेगा किसे से, तो कभी आंसर मिलेगा क्या से, और कभी कभी आंसर दोनों से मिलता है। अभी यहाँ पर आंसर मिला है किसे से। अगर यही हम क्वेश्चन, यही हम इस प्रकार से लिख दे, वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं,
अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे किसे से, तो आंसर मिलेगा वह किसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आंसर मिलेगा क्या से, वह क्या पढ़ाते हैं, वह क्या पढ़ाते हैं। तो अब आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे अंग्रेजी, इंग्लिश। तो अब ये इंग्लिश जो हुआ ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो याद रखेंगे ऑब्जेक्ट का जब पता लगाना होगा तो क्वेश्चन जो है वो किसे से कर कर देख लीजिएगा, आंसर मिलेगा। नहीं मिला तो क्या से करके देख लीजिएगा, आंसर मिलेगा। कभी कभी दोनों से आंसर मिलेगा, कभी कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। जब आंसर नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जब आंसर नहीं मिलेगा, जैसे हम केवल बोलेंगे वह पढ़ाते हैं, तो किसे पढ़ाते हैं, क्या मिला, केवल हम कहते वह पढ़ाते हैं, तो वह किसे पढ़ाते हैं, आंसर मिला नहीं मिला। वह क्या पढ़ाते हैं, आंसर मिला नहीं मिला। इसका मतलब है बालक कि इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो या तो आंसर मिलेगा किसे से, या तो आंसर मिलेगा क्या से। और ऐसा क्यों कि दो यहाँ पे है, दो तरह से हम लोग को प्रश्न पूछना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो टाइप्स का होता है। एक होता है सजीव वाला, दूसरा होता है निर्जीव वाला। यानी इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों जब वाक्य में सजीव ऑब्जेक्ट होगा तो आंसर किससे मिलेगा, किसे से। निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा तो किससे, क्या से। यानी जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आंसर मिलेगा क्या से, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट यानी कि सजीव वाला, तो आंसर मिलेगा कौन से। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन कौन सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यही डायरेक्ट यानी कि निर्जीव वाला और इनडायरेक्ट यानी कि सजीव वाला। यहाँ पे लिखा गया है ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी निर्जीव वाले हैं वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट। डी से डायरेक्ट, डी से डेड, डेड, डी से डेड, मरा हुआ, मृत। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो निर्जीव होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये सजीव होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, इसलिए तो दो तरह से प्रश्न करना पड़ता है। कभी कभी दोनों से आंसर मिलेगा। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम कह दे वह बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बच्चों को भी है अंग्रेजी भी है, तो वह किसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो दोनों से मिलेगा। किसे पढ़ाते हैं, बच्चों को, क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी। तो जब दोनों से आंसर मिल रहा है, इसका मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट वाला भी है और इनडायरेक्ट वाला भी है। आई होप ये ऑब्जेक्ट बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं वर्ब को। कहीं थक तो नहीं गए वीडियो देखते देखते बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। लंबा सा सांस लीजिए और वर्ब को यहाँ पे आप अच्छे से सीखना समझना शुरू करेंगे। ध्यान देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ब। अभी तक आप लोगों को क्या क्या बताया गया, केवल आप आराम से सुनेंगे, हम बोलेंगे, उसके बाद फिर वर्ब को स्टार्ट किया जाएगा मस्त और जबरदस्त तरीके से, चौहान सर के स्टाइल में। बच्चों अभी तक आपने देखा लेटर, लेटर क्या होता है। अभी तक आपने देखा लेटर का प्रकार, अल्फाबेट, वर्ड, वर्ड का प्रकार, सेंटेंस, सेंटेंस का प्रकार, एंड देन सब्जेक्ट, और उसके बाद देखे आप ऑब्जेक्ट। और अब बारी है वर्ब की। किसकी बारी है बच्चों, वर्ब की। लेकिन वर्ब समझने से पहले हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है, इस चीज को समझ लेंगे। ये सब्जेक्ट है बच्चों और ये ऑब्जेक्ट है। यानी कहने का मतलब है वर्ब समझने से पहले आप ये छोटा सा है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे फिर मिलेगा हम लोग को वर्ब। ये चीज को समझ लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट तो नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, या फिर ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है या प्रोनाउन भी। तो जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन होता है तो कोई टेंशन नहीं है, नाउन रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि राम है, सब्जेक्ट शुरू में आए तो भी राम, अंत में आए तो भी राम। लेकिन अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होगा तो ऐसे कंडीशन में इसका रूप रंग बिल्कुल चेंज। जैसे सब्जेक्ट में यूज करेंगे आई और ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे मी। सब्जेक्ट में है वी तो ऑब्जेक्ट में अस। वैसे ही यू, अरे भाई यहाँ तो सेम हो गया। जी हाँ, यू जो होता है सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों में बराबर
ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट, यहां भी बराबर। यानी यू और ईट चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों केस में बिल्कुल बराबर होगा, चाहे शुरू में लिखे या अंत में लिखे। लेकिन आई, वी, ही, सी, दे, ये सब नहीं। आई शुरू में लिखेंगे तो आई, अंत में लिखेंगे तो मी। लेकिन यू शुरू में लिखे तो यू, अंत में लिखे तो यू। ईट शुरू में लिखेंगे ईट, अंत में भी ईट। लेकिन अंत में कभी भी हम लोग आई, वी, ही, सी नहीं, अंत में लिखना होगा। वाक्य के अंत में लिखना होगा तो वो ऑब्जेक्ट है ना। ऐसे में आपको आई के बदले में मी लिखना होगा, और वी के बदले में अस लिखना होगा, और ही के लिए हिम, सी के लिए हर, और दे के लिए देम लिखना होगा। यही सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। आई होप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग वर्ब को। ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चों, वर्ब को समझिएगा। सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन वगैरह हम लोग समझ लेते हैं, काइंड समझ लेते हैं, और 2 मिनट के बाद जो है वर्ब से संबंधित, वर्ब से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट आप रूल्स देखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस की ओर ले चलेंगे अब आपको। बच्चों वर्ब जो होता है ना, वर्ब जिसको आप लोग कहते हैं कि ये वर्ब यानी कि क्रिया है, वर्ब यानी कि क्रिया, ये जो वर्ब होता है ध्यान दीजिएगा, इट इज एन एक्शन वर्ड और यूज टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ बीइंग। बच्चों वर्ब जो होता है एक एक्शन वर्ड होता है, किसी भी तरह के काम को दिखाने वाला शब्द होता है। और यही नहीं, टू एक्सप्रेस, और ये वो शब्द होता है जो व्यक्त करता है किसी भी चीज की होने की अवस्था को, कुछ भी होने की अवस्था को। जैसे कहते हैं ना कि टीवी है, वहां पे कूलर है, टेबल है, फैन है, कुछ भी होने की अवस्था को दिखाता है, कुछ भी होने के अस्तित्व को दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, या किसी काम को दिखाता है। ये वर्ब किसी काम को दिखाने वाला शब्द होता है, या किसी चीज की कहीं होने की अवस्था को दिखाने वाला शब्द होता है। ये जो वर्ब होता है ये 2 टाइप्स का होता है, जनरली याद रखेंगे। वैसे तो बहुत तरह तरह के वर्ब के नाम हैं, लेकिन जनरली वर्ब जो होता है वो 2 टाइप का होता है बच्चों। इंग्लिश में कौन कौन सा वर्ब आप कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और दूसरा मेन वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। दिस ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इस मेन वर्ब को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल वर्ब। इसे हम लोग लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, इसे हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, बट दिस इज ऑल्सो नोन एज एंड इट्स पॉपुलर नेम इज मेन वर्ब। बच्चों इसका मेन वर्ब जो नाम है ये ज्यादा कुछ पॉपुलर है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। वर्ब कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का दूसरा नाम आप कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो एक्शन वर्ड होता है जो किसी काम को दिखाता है, और क्या? तो ये दिखाता है कुछ भी होने की अवस्था को दिखाता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कुछ होने की अवस्था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा नॉलेज और लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब का फर्स्ट प्रकार है। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बच्चों याद रखेंगे आप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश। भाई वर्ब का 2 प्रकार होता है, ऑक्सिलरी और मेन, और ऑक्सिलरी वर्ब का भी 2 प्रकार। यानी आप इसको इस तरह से समझ ले कि वर्ब जो होता है ये खुद 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। और इस ऑक्सिलरी का नाम एक और क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। और इसका नाम बताइए आप, कौन सा नाम? प्रिंसिपल वर्ब। इसी ऑक्सिलरी वर्ब में आप सीख रहे हैं कि ये जो है वर्ब का प्रकार है, इसका भी 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा? तो नंबर 1 एक होगा बच्चों प्राइमरी वर्ब, एंड द सेकेंड वन इज मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब? मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसका भी दो प्रकार है। कौन कौन सा? प्राइमरी और कौन सा? मॉडल। ये जो प्राइमरी दिख रहा है, इस प्राइमरी की संख्या की बात करें तो इसका संख्या होता है 11, और इस मॉडल की संख्या की बात करें तो इसका संख्या होता है 13। और टोटल की अगर हम बात करें कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या, तो दोनों को जोड़ दीजिए ना, 11 और 13 तो हो जाएगा 24। यही 24 होता है इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन है कौन कौन वो? ये 24 जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये है कौन कौन? तो बच्चों यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यही है प्राइमरी और मॉडल। ये 11 वाले हैं और ये है 13 वाला। प्राइमरी वर्ब्स जो होते हैं बच्चों, कौन कौन सा होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इन सभी चीजों को एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का कोई ऐसा सेंटेंस आप नहीं दिखा सकते हैं जो बिना वर्ब का बन जाए। और जब वर्ब की बात हो बच्चों, तो ये सब वर्ब जो होते हैं, चाहे वो ऑक्सिलरी हो या फिर मेन वर्ब हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश। और बिना वर्ब का इंग्लिश में सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो प्राइमरी वर्ब कौन कौन से हैं, जरा आप काउंट करेंगे, 11 होते हैं। कौन कौन से? डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। इसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर। आप ऐसे याद रखिएगा, एक बार में कौन? डू, डज, डिड। उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर। और तीसरा सेट में कौन? हैव, हैज, हैड। 3 सेट में आप याद रखिए, इजिली आप इसको याद रख सकते हैं। पहला सेट में कौन है बच्चों? डू, डज, डिड। दूसरा सेट में कौन? इज, एम, आर, वॉज, वर। और तीसरा सेट में कौन? हैव, हैज, हैड। आई होप ये आप समझ गए कि प्राइमरी वर्ब कौन कौन है। इसका यूज कैसे करेंगे भाई, यूज ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आगे आप सीखेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी वर्ब्स होते कौन कौन है। तो आप कहेंगे सर प्राइमरी वर्ब ये तो 11 है, कौन कौन सा? तो नंबर 1 में डू, डज, डिड, नंबर 2 में इज, एम, आर, वॉज, वर, और नंबर 3 में कौन सा? हैव, हैज और बोलिए बोलिए हैड। देखिए अब यहाँ पे इसके बाद बच्चों मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स में कौन कौन से हैं? तो मॉडल वर्ब को ऐसे ही कैसे सेट में इसको याद किए हैं, उसी तरह से आप ऐसे ही याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा और मजा भी आएगा। सबसे पहले आप कहेंगे ये वाला नंबर 1 में कैन, कुड, मे, माइट। ऐसे ही, ऐसे नहीं कि जहां तहां से बोल दिए मे, कैन, माइट, ना ना, ऐसे नहीं। आप यहाँ पे इसी तरह से बोलेंगे। कैन के बाद कुड बोलिए, आसान है, सेट किया हुआ है। कैन, कुड, उसके बाद मे के साथ माइट बोलिए। कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट। और उसके बाद नेक्स्ट सेट में कौन कौन सा है? तो नेक्स्ट सेट में फिर मिला यहाँ पे दूसरा सेट। ये था बच्चों फर्स्ट सेट। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं हम, ये फर्स्ट सेट है, ये दूसरा सेट है। फर्स्ट सेट में कौन कौन? कैन, कुड, मे, माइट। दूसरा सेट में कौन? शैल, शुड, विल, वुड, शैल, शुड, विल, वुड। फर्स्ट सेट में कौन? कैन, कुड, मे, माइट। सेकेंड सेट में कौन? तो शैल, शुड, विल, वुड। और तीसरा सेट में तो बच्चों देखिए जरा, 2 सेट क्या क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। मस्त है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। मस्त है ना, मस्त है। तो जब मस्त है तो मस्ट है। तीसरा सेट में मस्ट है, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू। और लास्ट में है बच्चों चौथा सेट में नीड और डेयर। इसी को कहते हैं मॉडल वर्ब्स। और यही है बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब। दोनों को मिला देंगे तो ये ऑक्सिलरी का पार्ट है। ये 2 पार्ट होता है, 24 होता है टोटल, एक 11 वाला और दूसरा 13 वाला। तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की संख्या आप कहेंगे 11 और 13 24 होता है। डायरेक्ट भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब 24 होता है। कौन कौन होता है? तो ये 11 वाला बोल दीजिएगा, ये 13 वाला बोल दीजिएगा। यही 24 हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है इंग्लिश में। इसके अलावा और कोई नहीं है। Only 24 auxiliary verbs are there in English. इंग्लिश में केवल और केवल 24 हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। आगे हम लोग जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बारे में।
बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब को ही हम लोग हल्ला मचा करके रखे हैं वर्ब, और इसी को कहते हैं हम लोग क्रिया। और हम तो कहेंगे बच्चों कि अब इसको आप क्रिया कहना बंद कीजिए और इसको कहिए काम। यानी दुनिया में जितना भी है काम वही है वर्ब, यानी मेन वर्ब। काम कहने का मतलब हुआ आना जाना, उठना बैठना, बोलना हंसना चलना रोना गाना, पढ़ना पढ़ाना, ये सभी काम है और यही सभी काम जो है वो वर्ब है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या, आप कहेंगे 24, लेकिन जरा दिमाग लगाइए, हम कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब की संख्या बताइए। चलिए मेन वर्ब की संख्या बताइए कि कुल संख्या कितना होगा, मेन वर्ब की कुल संख्या कितना होगा। तो आप कहेंगे सर मेन वर्ब की संख्या, मेन वर्ब यानी कि वर्ब, और वर्ब यानी कि काम, काम यानी आना जाना उठना बैठना बोलना हंसना चलना रोना गाना पढ़ना पढ़ाना, भाई एक दो थोड़े ना है। इसलिए बच्चों मेन वर्ब की कुल संख्या अनगिनत होता है, अनलिमिटेड होता है। मेन वर्ब की कुल संख्या अनलिमिटेड, हेल्पिंग वर्ब की कुल संख्या 24, 11 + 13। बच्चों मेन वर्ब की संख्या तो अनलिमिटेड है, लेकिन इसका रूप है, रूप, मेन वर्ब का रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा लोग। मेन वर्ब का जो रूप होता है, मेन वर्ब का रूप जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब की फॉर्म, वर्ब फॉर्म, मेन वर्ब का जो रूप होता है ये 5 होता है, 5 होता है। और इसी 5 को कहा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, वर्ब की फोर्थ फॉर्म V4 और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म V5। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 ये वर्ब की फॉर्म्स हैं। तो संख्या और रूप अलग अलग है। संख्या की बात करेंगे तो आप कहेंगे अनलिमिटेड होता है, लेकिन वर्ब के रूप की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है और ये फॉर्म्स को कहा जाता है V1, V2, V3, V4 और V5। तो वर्ब का यानी मेन वर्ब, वर्ब कहेंगे तो आप मेन वर्ब समझेंगे बच्चों, क्योंकि मेन वर्ब को हम लोग हल्ला मचा करके रखे हैं, वर्ब है। तो वर्ब का अगर हम पूछते हैं आपसे कि संख्या कितना होता है तो आप जवाब क्या देंगे बच्चों? आप कहेंगे अनलिमिटेड होता है गुरुजी, लेकिन रूप की बात करते हैं, वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं तो मत कहिएगा अनलिमिटेड, मत कहिएगा 1, 2, 3। आप कहेंगे वर्ब का फॉर्म 5 होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। अब ये चीज क्या है जरा समझिएगा इसको, क्योंकि सारा खेल जो है इंग्लिश ग्रामर का ये इसी पे टिका हुआ है। आप लोग सुने हैं ना कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंस में हमें वर्ब के अलग अलग रूपों का सही यूज सिखाया जाता है, और यही तो सही यूज अगर आप सीख गए तो कहते हैं कि भाई उसका ग्रामर बहुत अच्छा है। तो ग्रामर अच्छा करने के लिए वर्ब के रूपों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखिए जरा यहाँ पे वर्ब का जो 5 रूप है, जैसे बच्चों हम यहाँ पर एक वर्ब ले लेते हैं गो, और आप जानते हैं गो का मतलब होता है जाना, लेकिन इंग्लिश में जाने के लिए केवल गो थोड़े ना लगाते हैं हम लोग। इंग्लिश में जाने के लिए कभी गो लगा देते हैं, कभी गोज, कभी वेंट, कभी गॉन, कभी गोइंग। तो भाई ये एक वर्ब का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे अनलिमिटेड वर्ब्स हैं जिसका 5 रूप होता है, चाहे गो हो, कम हो, ईट हो, ड्रिंक हो, रीड हो, राइट हो, जितने भी वर्ब है सभी के 5 रूप। जैसे कि गो का अगर हम 5 रूप लिखेंगे बच्चों तो नंबर 1 गो होगा, नंबर 2 वेंट होगा, नंबर 3 गॉन होगा, नंबर 4 गोइंग होगा, और नंबर 5 बोलिए बोलिए गोज होगा। तो ये केवल गो का ही है, यानी जाने के लिए हमारे पास इंग्लिश में 5 अलग अलग शब्द है, और इसी को कहते हैं ये वर्ब का अलग अलग फॉर्म्स है। कब किसका यूज करेंगे यही तो टेंस में सिखाया जाता है बच्चों को। आप खुद समझिए कि जाने के लिए 5-5 अलग अलग वर्ड है,
भाई कब जाने के लिए हम लोग गो लगाएंगे, विल्ट लगाएंगे, गॉन लगाएंगे, गोइंग लगाएंगे और गोज लगाएंगे। यही तो चीज आपको टेंस में सीखने को मिलता है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है, कभी गोइंग लगा देते हैं, कभी गॉन, कभी विल्ट, कभी गो, कभी गोज। तो बच्चों जैसे जाने के लिए वैसे आने के लिए भी है। कम, केम, फिर से कम है। बच्चों यहाँ पर देखने में सेम लग रहा है, ग्रामर में इसका यूज अलग अलग है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। और क्या हो जाएगा बोलिए, कमिंग। और क्या होगा बच्चों, कम्स। ये देखिए वैसे ही सभी का है, ईट का होगा, ड्रिंक का होगा, रीड का होगा, भाई राइट का होगा। हम कितना लिखेंगे, ये तो अनलिमिटेड है बच्चों, यही तो है ना वर्ब। और ये अनलिमिटेड होता है, ये वर्ब अनलिमिटेड, और उस अनलिमिटेड का 5 फॉर्म है। तो आप समझ सकते हैं ये वाला हम लोग को याद करना पड़ता है। आप जाने के लिए गो याद किए हैं, आने के लिए कम याद किए हैं, फर्स्ट वाला याद करते हैं और फर्स्ट वाला में ING लगा देते हैं तो फोर्थ वाला बन जाता है, मजा आता है। और SES और IES लगा देते हैं तो बन जाता है 5 वाला। और इसको भी कहीं ना कहीं हम लोग को याद ही करना पड़ता है, क्योंकि देख रहे हैं ना अलग अलग है। हाँ, ज्यादातर में आपको इसमें ED मिलता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। ज्यादातर में ED मिलता है तो वहां पर ED वाला आसान हो जाता है बच्चों। तो वर्ब की संख्या, मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड। मेन वर्ब का रूप 5 होता है, कौन कौन, V1, V2, V3, V4 और V5। ये चीज क्लियर हुआ। तो जरा देखिए यहाँ पे वही चीज है, द टोटल नंबर ऑफ मेन वर्ब इज अनलिमिटेड, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। और यही मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे समझिएगा बच्चों, अब जरा ये देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूख लगा है, इंतजार कीजिए, प्यास लगा है, रुकिए थोड़ा देर और चीजों को समझिए, क्योंकि ये चीज के लिए बच्चों शुरू से ही हम इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो में कि ये वाला पार्ट जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बच्चों को जल्दी से, अच्छे से, बेहतर तरीके से समझा दिया जाए, ताकि आगे के किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। यानी वर्ब जो होता है शुरू में 2 प्रकार का, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बच्चों इस ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का रिलेशन को समझना बेहद जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। आप इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके पहले वाले वर्ब के सभी कॉन्सेप्ट को, सभी चीजों को समझ गए हैं तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसी के लिए आपको ये सभी समझाया जा रहा था। ये सभी जो हम बात कर रहे थे अभी तक, यहाँ से जो हम बात कर रहे थे वर्ब, ये सभी, ये सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए था। तो अब जरा समझेंगे, रिलेशन को समझेंगे। किसके रिलेशन को समझेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के रिलेशन को समझेंगे। यानी कि 24 और अनलिमिटेड, 24 और अनलिमिटेड का जो 5 फॉर्म होता है ना, 5 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4 और V5। तो 24 और V1, V5 वाला जो फॉर्म्स है, रूप है, उसके रिलेशन को समझने वाले हैं। जैसे कि नंबर 1, डू, डज और डिड। यहां पे अलग अलग 6 रिलेशन है बच्चों, 6 रिलेशन है। एक है प्राइमरी वर्ब जो 11 होता है, उसका 3, और मॉडल वर्ब जो 13 होता है, उसका 3। यानी प्राइमरी वर्ब का रिलेशन मेन वर्ब V1, V2, V3, V4 के साथ, और मॉडल वर्ब का रिलेशन, मॉडल वर्ब यानी 13 वाला, उसका रिलेशन V1, V2, V3, V4 के साथ में। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए V1 को सही कर दिए हैं और V2, V3, V4, V5 को क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लिश ग्रामर में कभी भी, सुन तो रहे ना ध्यान से, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर इंग्लिश में कभी भी डू, डज और डिड, जो कि ये हेल्पिंग वर्ब होता है, आपको याद करवाया गया, डू, डज और डिड, अगर इंग्लिश में कभी भी दिख जाए, आ जाए, प्रयोग करना हो, तो डू, डज और डिड के बाद, भाई ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद आपको मेन वर्ब लगाना होगा। तो डू, डज और डिड के बाद आगे मेन वर्ब जिसका 5 रूप होता है, उस 5 में से केवल और केवल
V1 आएगा, V1 सही होगा। अगर आप कभी भी डू डज डिड के बाद V1 के अलावा V2 V3 V4 V5 दे देते हैं तो ये ग्रामर के नियम के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद V1 सही बाकी सब गलत। डू डज डिड के बाद V1 सही, V2 V3 V4 V5 बाकी सब गलत। कभी V2 V3 V4 V5 नहीं आता है, इस बात को आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। डू डज और डिड, हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड के बाद क्या सही क्या गलत, V1 सही बाकी सब गलत। ये है नंबर 1। नंबर 2 पे जरा बात करते हैं। नंबर 2, इज एम आर वाज वर। यहां पे देखिए थोड़ा सा डिजाइन आप लोगों को दिख रहा होगा, भाई मजबूरी में इस तरह का बनाया गया है क्योंकि इसके साथ केवल एक नियम नहीं है, दो नियम है, इसलिए इस तरह का आपको दिख रहा है फिगर। इज एम आर वाज वर के बाद आगे V4 ये भी सही, V3 ये भी सही। किसके बाद तो याद रखेंगे बच्चों, यहां पे बताया गया इज एम आर वाज वर के बाद V4 भी सही और V3 भी सही, लेकिन V1 गलत, V2 गलत, V5 गलत। यानी इज एम आर वाज वर के बाद V1 मत दीजिएगा कभी इंग्लिश में, कभी नहीं, V2 भी नहीं और V5 भी नहीं। हाँ इस्तेमाल होगा या तो V4 या V3। कब V4 कब V3, तो एक्टिव का सेंटेंस रहेगा। अच्छा एक्टिव पैसिव आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे आप लोग, अगर नॉलेज पहले से होगा तो बहुत अच्छा। अगर सेंटेंस एक्टिव में होगा तो V4 और पैसिव में होगा तो V3। और बच्चों एक बात और यहाँ पे आपको हम बता दें कि एक्टिव और पैसिव की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग इज एम आर वाज वर के बाद V4 हम लोग तब लगाते हैं जब बात हम लोग करेंगे किसी कॉन्टिन्यूअस एक्शन का। यानी कॉन्टिन्यूअस एक्शन बोलने का मतलब कि कोई काम चल रहा हो, जारी हो, जैसे मेरा पढ़ाने का काम चल रहा है, आपका पढ़ने का काम, जैसे मेरा बोलने का काम, आपका सुनने का काम। बच्चों जब कोई काम चल रहा है या जारी है, वैसे किसी भी काम को दिखाने के लिए इज एम आर वाज वर के बाद आप क्या लगा दीजिए, V4 लगा दीजिए। और पैसिव का सेंटेंस होता है तो इज एम आर वाज वर के बाद V4 नहीं, V3 का यूज करते हैं। तो इज एम आर वाज वर के बाद दो तरह का वर्ब, कौन कौन सा, तो एक है V4 और दूसरा है V3। एक्टिव में V4 और पैसिव में V3। आई होप क्लियर हो गया होगा। डू डज डिड के बाद V1 आएगा बाकी सब गलत, इज एम आर वाज वर के बाद V4 और V3 आएगा बाकी सब गलत। कभी नहीं आता है ये सब, कभी भी नहीं। नंबर 3, हैव हैज और हैड। इंग्लिश में अगर हैव हैज और हैड आ जाए, हैव हैज और हैड आ जाए तो इसके ठीक बाद V3 सही होगा, V3 के अलावा V1 V2 V4 V5 सब का सब गलत। तो हैव हैज हैड के बाद क्या सही क्या गलत, तो आप कहेंगे V3 सही बाकी सब गलत। और आप लोग जब टेंस पढ़ेंगे ना तो इसी को पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस में हम लोग, यानी जब काम खत्म हो चुका है, चुका था, चुकेगा, तो हम लोग हैव हैज हैड के बाद V3 लगा देते हैं और बस V3 ही लगता है हैव हैज हैड के बाद। इसके ठीक बाद V1 V2 V4 V5 नहीं आता है। एक छोटा सा कंफ्यूजन उसको हम दूर कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने कभी कभी देखा होगा हैव हैज हैड के बाद V4 भी, हैव हैज और हैड के साथ आप कभी V4 भी देखेंगे, लेकिन जब V4 देखेंगे तो बीच में यहाँ पर आया होगा बीन, बिन दिखेगा आपको, बिन। जब बिन आएगा तो V4, और डायरेक्ट अगर आप सोचेंगे कि बिन नहीं है और V4 लगा दे तो गलती, क्योंकि हमेशा आता है V3। तो आई होप ये क्लियर। डू डज डिड के बाद V1 बाकी सब गलत, इज एम आर वाज वर के बाद V4 और V3 बाकी सब गलत, हैव हैज हैड के बाद V3 बाकी सब गलत। ये 3 आपका कंप्लीट हो गया, ये प्राइमरी था। अब आगे 3 देखेंगे 4 5 6, ये मॉडल से संबंधित है। देखिए यहाँ पे 4 5 6 में मॉडल वर्ब से संबंधित है। मॉडल वर्ब जो कि 13 होता है बच्चों, कितना होता है 13। कैन कुड मे माइट वाला, शैल शुड विल वुड वाला, मस्ट ऑट टू यूज्ड टू नीड और डेयर वाला। ये मॉडल के ठीक बाद आगे याद रखेंगे मॉडल वर्ब कोई भी हो, कैन कुड मे माइट से लेकर के नीड डेयर तक कोई भी मॉडल हो, इसके ठीक बाद V1 सही होगा बाकी सब गलत। कैन के बाद V1 आएगा, कैन गोइंग नहीं, कैन गो। जैसे शुड है, शुड राइटिंग नहीं होगा, शुड राइट होगा।
क्योंकि मॉडल वर्ब कोई भी होगा इसके ठीक बाद V1 होता है, V2, V3, V4, V5 सब का सब गलत। लेकिन हाँ, यदि मॉडल के साथ बी दिया होगा तो याद है ना, इज एम आर वाज वर। बच्चों इज एम आर वाज वर ये बी का ही रूप होता है, बी का ही रूप होता है क्या, इज एम आर वाज और वर। तो इज एम आर के साथ क्या नियम था, वही नियम बी के साथ में है, एक्टिव में V4 और पैसिव में V3। बच्चों याद रखेंगे आप, मॉडल के साथ V1 होगा लेकिन मॉडल के साथ बी दिया हुआ है तो ये आ गया, तो आगे V4 भी सही होगा, V3 भी सही होगा, एक्टिव रहेगा V4, वही कॉन्टिन्यूअस वाला, वही कॉन्टिन्यूअस वाला है, कुछ अलग नहीं है। ये जो आप पढ़े हैं ना अभी कॉन्टिन्यूअस वाला, यही ये था ना इज एम आर वाज वर, ये क्या है, यही तो बच्चों बी का रूप है। बी के रूप के बाद नियम, वही चीज यही नियम सेम लगा, मॉडल के साथ बी होगा तो V4 और V3, एक्टिव में V4, पैसिव में V3। हाँ, लेकिन मॉडल के साथ जब बी होता है ना तो V4 और V3 के अलावा V1, V2, V5 नहीं आ सकता है, कभी नहीं। V1, V2 और V5 वही चीज तो यहाँ देखे थे, V1, V2 और V5 नहीं आ सकता है। अब आ जाइए यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया। एक और लास्ट है बच्चों, मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव आया तो आप बताइए यहाँ हैव का क्या नियम सीखे हैं, हैव के बाद क्या आता है V3, तो वही चीज तो है, मॉडल के साथ हैव आया तो हैव के बाद क्या आता है V3, V3 सही होगा, बाकी सब गलत। बच्चों ये आपने देखा रिलेशन बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, बहुत कुछ सीखे आप इस वीडियो में। इसी के साथ बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा बच्चों तो आप वीडियो को अपने सभी मित्रों को, सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। और बच्चों यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। बच्चों फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।